नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। चलिए एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन के शुरुआत में ही हरियाणा से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए अब यह फैसला नाइट कर्फ्यू का लिया गया है। हरियाणा में रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा और जो नियम तोड़ेगा उसके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। ये सीधे सीधे चेतावनी है उन लोगों को जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, कर्फ्यू का पालन नहीं करते हैं। तो लगातार आप देखिए किस तरह से बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी अब नाइट कर्फ्यू का यह ऐलान किया गया। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में भी अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, ये बड़ी खबर। और लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला अब लिया गया है। और वहीं बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 24 घंटे में 1132 मरीज संक्रमित हुए हैं कोरोना के। हालांकि ये गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही 504 लोग ठीक भी हुए हैं। इससे गुरुग्राम में अब तक कुल कोरोना केस 71,273 हो गए हैं। इसके साथ ही कुल 64,727 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 6,177 एक्टिव केसों की संख्या है। लेकिन डेथ नहीं हुई है, और लेकिन संक्रमण जो दर है वो बढ़ती जा रही है। ये चिंता जरूर बढ़ाता है कि कैसे इसे रोका जाएगा। इसके लिए प्रशासन भी लगातार अपने स्तर पर लोगों को समझाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन बहुत हद तक आपने भी देखा होगा बाजारों में भीड़ भाड़ ज्यादा देखी जाती है। लोग 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, उसका पालन करते हुए कई जगह नजर नहीं आते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का भाई पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह भी बताया कि उन्हें शिकायत मिली और उसके आधार पर उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच करने पर पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने जो उपरोक्त व्यक्ति था, जो एक वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप पे और इस तरह की धमकी दे रहा था बना के, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिसका नाम सागर पुत्र प्रदीप है। ये साढ़ाना गांव का रहने वाला है। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने इस बात को मानते हुए कि मैंने ही धमकी दी थी और फिरौती मांगी थी, और इसका जब रीज़न इससे पूछा तो इसने बताया कि मैं वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लेने गया था, तो उसने दुकानदार ने कोई मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये तो बहुत मोटी कमाई करता है, तो क्यों नहीं हम फिरौती मांग के इससे पैसे की वसूली। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम की फारूक नगर अनाज मंडी का हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया और खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि वे यहां चाहते हैं कि किसानों को उनकी फसल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, और अगर कहीं किसानों की फसल सरकारी रेट से ज्यादा दाम पर बिक रही है तो किसान अपनी फसल वहां बेच सकें। साथ ही उन्होंने इस साल सरसों की बिक्री में किसानों के हुए फायदे पर खुशी जताते हुए कहा कि मार्केट में जहां सरसों सरकारी रेट से ज्यादा दाम पर बिक रही है, वहीं किसान भी अपनी सरसों को ज्यादा कीमत पर बेच पा रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने इस बात को कबूला कि मंडी में फसल की उठान ना होने के कारण समस्याएं आ रही हैं और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। और ये दावा भी किया कि अनाज मंडी में चल रही खरीद को लेकर किसान और व्यापारी दोनों खुश हैं। देखिए, सरकार का लक्ष्य जो है किसान की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा भाव दिलवाना है। सरकार का कोई कोटा नहीं है। सरकार परचेज इसलिए करती है कि भाव नीचे न चले जाएं। और खुशी की बात यह है कि सरसों का भाव इस बार 450 की बजाय 56-57 रुपये में बिक रहा है। प्राइवेट लोग मंडियों से अपने आप सरसों खरीद रहे हैं।
हमें बेहद खुशी है कि इस भाव में किसानों की सरसों बिक रही है। हमारा कोई ये नहीं है लक्ष्य कि हमें ज़रूर खरीदनी है, हमारा लक्ष्य ये है कि भाव नीचे न जाए। और देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना केसों के बीच फरीदाबाद में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 472 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फरीदाबाद में कुल पॉजिटिव केस 50,718 पहुंच गए हैं, जिनमें 2,237 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव लोग भी हैं जो कि क्वारंटीन घरों में हुए हैं, उनकी संख्या भी 1,938 के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर 5 लोग हैं, जबकि रिकवरी रेट 95.7% है। और फरीदाबाद के मुंजेडी में 20 करोड़ के घोटाले का एक मामला सामने आया है। गांव के पूर्व सरपंच पर पिछले साल 70 लाख का फ्रॉड करने का आरोप लगा था, जिसमें गांव के पूर्व सरपंच के साथ ग्राम सचिव, बीडीपीओ, उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि इसके साथ ही आरोपी बीडीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया था और यह मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गांव के नए सरपंच पर भी 20 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, जिसमें गांव वालों का यह कहना है कि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 20 करोड़ की पेमेंट पहले ही कर दी गई। इसके अलावा यहां लेंटर की जरूरत भी नहीं थी, वहां भी लेंटर डाले गए हैं। आपको बताएं कि मामले में गांव वालों के पास सरपंच की धोखाधड़ी के सबूत हैं। उनका यह आरोप है कि गांव में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और सरपंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में गांव के वर्तमान डीडीपीओ का यह कहना है कि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। अगर कोई भी आरोपी इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। बात टीएमसी नेता की, जिस पर टीएमसी नेता के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दलीलों को घोर अपमान किया है। बता दें आपको कि लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले पर टीएमसी नेता के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरा है, इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने सांसद हंसराज हंस से बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। टीएमसी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एससी कमीशन भी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा सांसद हंसराज हंस जी। इनसे बात करते हैं। वो कौन कौन से आरोप हैं जिसको लेकर आप एससी कमीशन गए? आरोप बड़ा अजीबोगरीब है। उन्होंने बोला कुछ लोग अभाव से, कुछ स्वभाव से भिखारी होते हैं। बंगाल के दलित जो है वो स्वभाव से भिखारी है। आप देखो, ये बात करनी चाहिए। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि इंडिया में, भारत में 2 ही कास्ट हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। बाकी वैसे भी कास्टिज्म मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव साहब समझाते रहे, महात्मा गांधी साहब समझाते रहे, लेकिन ये हम पता नहीं कब बंदी के पुत्र बनेंगे, कब हमारे इंसानियत आएगी। यानी ऐसी सोच किसी पार्टी की, जब पार्टी के प्रत्याशी की हो, शर्मसार है। आप लोग पहले चुनाव आयोग गए, अब एससी कमीशन, क्या चाहते हैं, मांग क्या है आप लोगों की? कल जनाबे मुख्तार नकवी साहब और हमारे सब लोग, दुष्यंत गौतम साहब, बाकी सब लोग, एमपी साहिबान भी, हम लोग चीफ कमीशन, इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब को मिले, आज एससी कमीशन के चेयरपर्सन साहब को मिले। दोनों ने यानी ये इंश्योरेंस दी है कि बहुत इमीडिएटली वो कार्रवाई करेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी। और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि देश कोरोना की चपेट में है। बीजेपी और प्रधानमंत्री टीका उत्सव मना रहे हैं। यहां तक कि टीका उत्सव मनाते मनाते प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने चले गए। ये कैसा टीका उत्सव है? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुने जरा। कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी टीका उत्सव मना रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जी। बीजेपी टीका उत्सव मना रही, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, टीका उत्सव से पहले 43 लाख के आसपास जो है हम लोग टीका दे रहे थे। अब टीका उत्सव के पहले दिन जो है 27 लाख के आसपास टीका दी गई है। हर प्रदेश कह रहा है कि वैक्सीन की कमी है और ये टीका उत्सव मना रहे हैं। अब उत्सव मनाते हैं, अगर जैसे कोई युद्ध में कोई जीत जाता है तो उत्सव मनाते हो, यदि कोई जो है अच्छे बढ़िया समय हो तो आप उत्सव मनाते हो। अब देश में जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया कोविड संक्रमण में, दुनिया के दूसरे स्थान में, और ये टीका उत्सव मना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी टीका उत्सव मना करके उत्सव के बीच में चले गए बंगाल में प्रचार में। प्रधानमंत्री जी टीका उत्सव के बीच में चले गए। एक गृह मंत्री जी कालिम्पोंग में, प्रधानमंत्री जी बंगाल में 3-3 रैली। तो आप बताइएगा कि वो जब गंभीर नहीं है तो देश की जो जनता क्या करेगी? आपने पूरा देश को खतरे में डाल दिया कोविड से। 385 दिन थे आपके पास और आपने किसी तरह की तैयारी नहीं की। गुजरात में लोग जमीन पर मर रहे हैं अस्पताल में। शमशान घाट बंद हो गई है क्योंकि लोहा पिघल गया है 24 घंटे चलाते चलाते, और आप बोल रहे हो कि कोई चिंता की बात नहीं है। क्या आपको लगता है वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है? आप बताइएगा कि भेदभाव नहीं है क्या? कि अगर महाराष्ट्र या पंजाब या बाकी जो विपक्ष वाले जो प्रदेशों में जो है टीका की जो कमी पड़ रही है, और गुजरात में आप महाराष्ट्र से ज़्यादा भेज देते हैं, आप गुजरात को ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके अंदर आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं क्या? गुजरात के जनता को भी दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र जहाँ पर आबादी के आधार पर भी आपको कोई फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आता है, तो फॉर्मूला भी ठीक नहीं है। फॉर्मूला ठीक नहीं है और उस खराब फॉर्मूला में वैक्सीन नहीं है, तो आप बताइएगा कि अब प्रदेश की सरकार इस बीमारी से, महामारी से कैसे लड़े? तो क्या आपको लगता है केंद्र सरकार कामयाब नहीं हो रही है? ये दुनिया देख रही, दुनिया बोल रही है कि सबसे निकम्मी सरकार है कोविड के मामले में। आप बीबीसी देख लीजिए तो दुनिया के लोग बोल रहे हैं, दुनिया के विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि भारत ने जो सबसे खराब तैयारी की है। आप बताइएगा कि गुजरात का फोटो दीजिए, गाजियाबाद का फोटो दीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, लोग जमीन पर मर रहे हैं। आपके पास वैक्सीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है। रेमडेसिविर आप बताइएगा कि 5000 रेमडेसिविर CR पाटिल को मिल जाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को, और वो बांट रहा है रेमडेसिविर, और आम पब्लिक को रेमडेसिविर नहीं है। तो आप बताइए ना कि ये कैसा देश हो गया है कि नेता लोग अपने कब्जा करके बांटने लगे हैं दवाई। इससे भयावह स्थिति क्या हो सकती है? वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबर गाजियाबाद से, जहां पर सड़कों का हाल बेहाल है। पौष इलाके इंदिरापुरम में भैंसा बुग्गी लेकर स्थानीय निवासी निकले और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जताया। लोगों का कहना है कि टूटी सड़कों के कारण आए दिन हादसे होते हैं और कई बार सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और जहां एक तरफ कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, तो वहीं अब लोगों को लॉकडाउन का डर भी सता रहा है। ऐसे में कुछ लोग फिर से अपने घरों को वापस जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर कुछ मजदूर अपने घर जा रहे हैं। मजदूरों का ये कहना है लॉकडाउन लगने से पहले अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी मिले जो चुनाव की वजह से अपने घरों को जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन का कोई डर नहीं है, वो केवल पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 9 सोने की चैन, 2 तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि शातिर चोर पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो लूट करने वाले गिरोह जिसका पर्दाफाश किया है पुलिस ने, चेकिंग के दौरान ये 4 लुटेरे जिनकी गिरफ्तारी की है, 9 सोने की चैन और कई जो हथियार हैं इन बदमाशों से पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, कब से ये इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये गाजियाबाद में जहां पर पुलिस को एक सफलता भी मिली है। पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह, लुटेरों का एक गिरोह था जिनको गिरफ्तार किया है और चेकिंग पुलिस कर रही थी, उसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। 9 सोने की चैन और कई ऐसे हथियार पुलिस ने इन बदमाशों से बरामद कर लिए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ भी की जा रही है। और बढ़ते आगे, लगातार दिल्ली में कोरोना की लहर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे दिल्ली वासियों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। कल से नवरात्रों का महापर्व शुरू होने जा रहा है और इससे पहले लगातार जो कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है उसने लोगों को डरा दिया है। नवरात्र से पहले दिल्ली का झंडेवालान मंदिर बंद। कालकाजी मंदिर में एंट्री के लिए ई पास जरूरी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही मंदिर में मिलेगी एंट्री। दिल्ली और देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अब धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं के आवागमन को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं। चैत्र नवरात्रि महोत्सव को लेकर मंदिर प्रशासन ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोकने और उनके दर्शनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। कहीं मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मंदिर में मां के दर्शन के लिए प्रवेश करने की अनुमति होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में त्योहारों को लेकर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इस बीच नवरात्र की शुरुआत से पहले दिल्ली के सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी है कि अब मंदिर में दर्शन के लिए ई पास लेना होगा। यानी कि अगर आपको कालकाजी मंदिर में एंट्री लेनी है तो ई पास बनवाना होगा। वहीं कोरोना के चलते झंडेवालान मंदिर को बंद कर दिया गया है। कई मंदिरों में पूरे नवरात्र श्रद्धालुओं के प्रवेश को पूरी तरीके से वर्जित रखने का फैसला किया गया है। वहीं ऑनलाइन के जरिए भक्तों को मां के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। कहीं नवरात्र और नव संवत्सर के मद्देनजर अगर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को ये कहा गया है, याद रखें, मत्था टेकें, प्रसाद लो और घर चलो। बात की जाए दिल्ली के सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर की, तो इस बार भक्तों को ही पास के जरिए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते इस तरह के मंदिर प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच नवरात्र को लेकर मंदिर में की गई व्यवस्था आदि को लेकर बैठक की गई है। वहीं 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के भक्त दर्शन के लिए मंदिर न आएं और घर से ही दर्शन करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि मंदिर परिसर में आने के लिए नेहरू प्लेस की तरफ से आएं। वहीं छतरपुर के मंदिर प्रशासन ने भी कोरोना को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों के लिए मंदिर में मास्क, सैनिटाइजर जैसे इंतजाम किए हैं। ये सब मंदिरों में नवरात्र की तैयारियां कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए रखी जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की गई है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन हालात और बदतर हुए तो लोगों को लॉकडाउन की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और देश के साथ दिल्ली में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार अब सख्त है। सीएम केजरीवाल खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। अरविंद केजरीवाल ने बुलाई बैठक। अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने का आदेश। कोरोना की चौथी लहर पिछली लहर से ज्यादा खतरनाक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि कई सरकारी और निजी अस्पतालों को फिर से फुल कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। इस बैठक में सीएम केजरीवाल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल थे। केयर सेंटर दिल्ली के अंदर जो देखो मैं बता देता हूँ 5,525 बेड एज ऑन टुडे दिल्ली सरकार के हैं, जिसमें से 190 यानी 2% के करीब ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे अभी भी अवेलेबल हैं। इस बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से खास अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक हॉस्पिटल न जाएं। हॉस्पिटल में बेड गंभीर मरीजों के लिए बचाकर रखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही 45 साल से ऊपर वाले सभी लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केजरीवाल भी ये बात खुद मान चुके हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर पिछली लहर से ज्यादा खतरनाक है और सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, लेकिन अगर अस्पतालों में हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। वहीं दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो मेट्रो न्यूज में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।